हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे इस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि यार माइक लगाना भूल गया था। कोई नहीं, ठीक है, अब करेंगे दोबारा रिकॉर्ड। ठीक है, तो चलिए देख रहे हैं लेक्चर नंबर आप लोग 10। ये अकाउंटिंग का लेक्चर है, आप देख रहे हैं जीरो आई एस चैनल पे। इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, राहुल बरनवाल, जो ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर है। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2021 में और 2020 में यूपीपीसीएस का मेंस दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये कोर्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। दोनों मीडियम के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं और इसका फ्री पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो पूरा फ्री कोर्स है जिसमें ईपीएफओ का जो एओईओ और एपीएफसी का एग्ज़ाम है दोस्तों, उसका आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 तक हो चुका है, का लेक्चर 10 है। दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, आप लोग पढ़िए, क्या करेंगे, कष्ट होता है लेकिन ठीक है। इसके पहले दोस्तों 9 लेक्चर तक आ चुका है। ठीक है, लेक्चर 1 से 9 तक जीरो आई एस के जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा ये। इसमें ईपीएफओ का प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे अकाउंटिंग के 9 लेक्चर हो चुके हैं, आज 10वां लेक्चर है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ का 2 लेक्चर है। आप लोग को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस इस कोर्स को आप पढ़ते रहिए, आपका जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक ये कंप्लीट भी हो जाएगा अच्छे से। मैं एमसीक्यू भी पूरा प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस इस चैनल पर बने रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेजर के बारे में। लेजर को हिंदी में बोलते हैं खाता बही, और ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनसे एक गुजारिश है कि आप जो टर्म्स है उसको आप हिंदी में ही, इंग्लिश में ही जानने का कोशिश करें। लेजर ही समझिए, आप खाता बही टाइप का मत समझिए, क्योंकि बहुत टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड होता है अकाउंटिंग का, इसलिए आप लेजर समझिए सिंपल। आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, फिर आपको जब आराम से आप पढ़ेंगे तो बन जाएगा आपका। ठीक है, आप इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन होगा उसको पढ़ के बना लीजिएगा। आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछता है यूपीएससी अकाउंटिंग का। ठीक है, बस आपको 1 लाइनर टाइप रहेगा। ठीक है, और हम लोग अगला पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो देखिए, जब कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, लेन देन, ठीक है, कोई भी लेन देन करते हैं दोस्तों, तो उसको सबसे पहले जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो जर्नल में करते हैं। जर्नल को हिंदी में क्या बोलते हैं, रोजना मचा। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर के बारे में आपको कल बताया था। क्लियर मतलब कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स देखते हैं, फिर आपको बताएंगे कि जो है लेजर कैसे बनता है दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपने ट्रांजेक्शन किया। ठीक है, सबसे पहले आपने जर्नल, आपको पता है सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं। तो सबसे पहले जर्नल कैसे बनाते हैं, तो जर्नल बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं एक तरफ नेम के इधर लिखते हैं हम लोग डेट। तो सबसे पहले डेट लिखा, फिर उसका अगले वाले कॉलम में नेम, फिर लिखे डेबिट, और फिर लिख दिया क्रेडिट। ठीक है, डेबिट को लिखते हैं लेफ़्ट साइड है ना ये, और क्रेडिट को लिखते हैं राइट साइड। तो मान लीजिए आपने 18 तारीख को दोस्तों कोई ट्रांजैक्शन किया, 18 मार्च को आपने बुक्स खरीदा। ठीक है, बुक्स खरीदा और कैश दे दिया। तो मान लीजिए आपने 200 रुपये का बुक्स खरीदा, तो 200 रुपये का बुक्स खरीदा। बुक्स आपका क्या है दोस्तों, एसेट है, परिसंपत्ति है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी एसेट बढ़ता है, ठीक है, तब उसको किधर लिखते हैं, डेबिट में, और जब घटता है तो क्या बताया था, क्रेडिट में। ये आपको कल बताया था। तो यहाँ पे बुक्स आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो एसेट बढ़ रहा है तो किधर लिख दिए, डेबिट में, डीआर में डेबिट। और आपका कैश भी एक तरह का एसेट है, वो घटा तो किधर लिख दिया, क्रेडिट। तो ये हमारा पहला लेन देन ट्रांजेक्शन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा मान लीजिए 19 तारीख को हम लोग, याद ये हम लोग किस में लिख लें, जर्नल में। जर्नल में क्या होता है, पहली बार ट्रांजेक्शन लिखते हैं बिना कोई क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई नहीं करते हैं, जैसे जैसे होते जाता है वैसे वैसे लिखते जाते हैं। और जर्नल के बाद हम लोग बनाते हैं लेजर कैसे बनाते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। दूसरा ट्रांजेक्शन मान लीजिए 19 तारीख को हम लोग करेंगे, या किए हैं, गाड़ी खरीदे हैं। ठीक है, पैसा दे के, ठीक है, तो 5000 रुपये का मान लीजिए गाड़ी खरीदा, सिंपल मान लीजिए प्लास्टिक का गाड़ी खरीदा, प्लास्टिक का 5000 का। तो गाड़ी आपके पास आया, गाड़ी आपका क्या है, परिसंपत्ति, एसेट है। तो एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट जब भी बढ़ता है, तो हमने क्या बताया था, एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और घटता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे फिर देखिए गाड़ी आपका बढ़ रहा है, पैसा मतलब एसेट बढ़ रहा है, परिसंपत्ति, तो आप उसको डेबिट करेंगे, और आपके पास से पैसा दूर जा रहा है, घट रहा है, तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। ये दूसरा ट्रांजेक्शन है। ठीक है, मान लीजिए तीसरा ट्रांजेक्शन आप किए जिसमें आप जो है टायर बेचें। ठीक है, टायर आपकी, तो आपके पास आप टायर बनाते हो, तो आपने टायर बेचा, और कितने का, 15,000 का कैश में। ठीक है, तो आपके पास से टायर गया, ठीक है, और 15,000 रुपये कैश आया। ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इस तरह से। मान लीजिए 20 तारीख का, तो टायर आपने खरीदा, बेचा, टायर बेचा,
तो आपके पास पैसा आया, एसेट बढ़ा, और टायर कितना हुआ, बढ़ा, कितने, सॉरी टायर घटा, 15,000 घटा, तो 15,000 का आप इधर लिख दोगे क्रेडिट में, क्योंकि जब भी एसेट घटता है दोस्तों तो हम उसको किधर लिखते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे आपने टायर लिखा कितने का, 15,000 घटा, और आपके बदले में क्या आया, पैसा, पैसा आया, तो पैसा जब भी आता है तो किधर लिखते हैं, 15,000 डेबिट में, तो पैसा बढ़ा। तो 3 ट्रांजेक्शन किया हम लोगों ने। एक किया 18 तारीख को, ठीक है, जिसमें से बुक्स खरीदा पैसा देकर, 19 तारीख को गाड़ी खरीदा पैसा देकर, और तीसरा में पैसा कमाया टायर बेच के। तो पैसा कमा रहे हैं तो पैसा बढ़ रहा है तो एसेट में लिख दिया, और टायर हम लोग से दूर चला गया, टायर घट गया, एसेट घटा, तो एसेट घटता है तब उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो 3 ट्रांजेक्शन किए। तो इसमें देखिए जो कितने अकाउंट आपका भी यूज में हुआ, कितना अकाउंट हुआ, कितना खाता आपका चला। एक आपका किताब का खाता हुआ, दूसरा आपका कैश का खाता हुआ, ठीक है, तीसरा आपका गाड़ी का खाता हुआ, और चौथा आपका पैसा का, ये टायर का खाता हुआ। टोटल कितना खाता यूज हो रहा है यहाँ पे देखिए, बुक्स का खाता, पैसे का खाता, गाड़ी का खाता और टायर का खाता। तो जर्नल में क्या होता है, सब चीज़ को हम लोग एक ही साथ रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स भी एक ही साथ रिकॉर्ड कर दिया, कैश भी, गाड़ी भी, टायर भी। तो जब इसको हम अलग अलग करते हैं, मतलब हम कैश का अकाउंट अगर अलग बनाएंगे, गाड़ी का अकाउंट जब अलग बनाएंगे, टायर का अकाउंट जब अलग बनाएंगे, ठीक है, बुक्स का अकाउंट अलग बनाएंगे, तो अलग अलग अकाउंट जब हम बनाते हैं जर्नल से हट के, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जिस बुक में बनाते हैं उसको हम लोग लेजर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, रोज लेजर या खाता वही बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम जर्नल से लेजर बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो देखा जाते हैं, तब हम लोग बनाएंगे लेजर, ठीक है। एक बार मैं ये पढ़ा दिया हूँ, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि माइक जो है लगा नहीं था, तो माइक खुला था तो रिकॉर्ड नहीं हुआ दोस्तों, फिर से करना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं, लेकिन समझ में आसान है तो आपको, ठीक है, मैं मुझे मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन आप पढ़िए, ठीक है। तो लेजर हम बना रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं कैश का लेजर, कैश अकाउंट एक था, पैसा, उसका लेजर। तो जब हम लोग देखिए दोस्तों 18 मार्च को जब ट्रांजेक्शन किए तो उसमें हम लोगों ने किताब खरीदा पैसा देकर, तो मेरे पास किताब आया। किताब क्या होता है दोस्तों, एसेट। तो सबसे पहले लेजर बनाते कैसे हैं, तो लेजर में सबसे पहले हम लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं पार्टिकुलर मतलब किस चीज़ का है, फिर लिखते हैं जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो मतलब जो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, तो कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो जर्नल में किस पेज नंबर पे है, तो उसको पेज नंबर का यहाँ पे दे देते हैं, 10, 20, 50, 100 जो भी पेज नंबर है। उसके बाद अमाउंट लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेजर को, ठीक है, आपको बना के बता देता हूँ तब आसानी होगा। डेट लिखते हैं, पार्टिकुलर, ठीक है, फिर जर्नल फोलियो और फिर अमाउंट। तो ये जो लेफ़्ट साइड हुआ, लेफ़्ट साइड इतना, तो इसको डेबिट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह राइट साइड में फिर वही चीज़ लिखते हैं, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। और जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगा तो उसको हम लोग डेबिट और क्रेडिट करते जाएंगे। अब कब डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं, ये आपको मैंने बताया था CLEAR, क्लियर का एग्जाम्पल देके, ठीक है। देखिए तो हम लोग ट्रांजेक्शन जो किए हैं उसके अनुसार हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग कैश का लेजर बना रहे हैं। तो 18 मार्च को क्या हुआ दोस्तों, डेट में ये बताइए, हमने किताब जो है ख़रीदा था, किताब ख़रीदा था, तो कैश क्या हुआ, घटा। तो कैश क्या हुआ, घटा। कैश घटता है मतलब एसेट घटा, एसेट घटा मतलब क्रेडिट, ठीक है। तो हम लोग 18 मार्च को हम लोग कैश का अकाउंट बना रहे हैं ना, कैश का लेजर है ना, तो 18 मार्च को हम लिखेंगे कि 18 मार्च को हमारा पैसा घटा था, चूँकि एसेट घटा है उसलिए हम उसको क्रेडिट साइड लिखें। और कितना घटा है, 200। और किसके कारण घटा है, तो किताब के कारण, तो ये हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे बाय बुक्स अकाउंट। तो पार्टिकुलर में क्या लिख दिया, क्रेडिट साइड बाय बुक्स अकाउंट, मतलब किताब के द्वारा, किताब हम लोग खर्च किए, किताब खरीदें तो हमारा जो है कैश 200 रुपये घटा, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड लिखें। बात समझ में आए। तो 18 मार्च को जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, 200 रुपया। मैं आपको इसको लिख के अच्छे से बता देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको हौच पौच लगेगा, ठीक है। तो कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं। तो कैश अकाउंट हम बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, लेजर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, अच्छा यहाँ पे बनाया था ना, अच्छा ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे फिर से बना देते हैं आपको, डेट, पार्टिकुलर, लेजर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ठीक है। फिर डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट।
तो एक साइड इतने को बोलते हैं डेबिट और इतने को बोलते हैं क्रेडिट। तो सबसे पहले देखिए 18 मार्च को हमारा क्या हुआ था ये बताइए। तो 18 मार्च को हम लोगों ने किताब ख़रीदा तो पैसा दूर गया, पैसा क्रेडिट हुआ था। तो यहाँ पे लिख देंगे पैसा 200 रुपया क्रेडिट हुआ। क्यों क्रेडिट हुआ? बुक्स के द्वारा, तो बाय बुक्स लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये हुआ ट्रांजैक्शन पहला। उसके बाद देखिए दूसरा ट्रांजैक्शन हम लोग ने, और पैसा कहाँ खर्च हुआ, तो 19 तारीख को गाड़ी खरीदे थे तो पैसा दिए थे, तो उस समय भी 5000 रुपया हमारा क्रेडिट हुआ था, घटा था, ठीक है। तो हम लिख देंगे 19 तारीख को बाय कार, यहाँ अकाउंट लिख देते हैं, बाय बुक्स अकाउंट, बाय कार अकाउंट 5000 रुपया हमारा क्रेडिट हुआ, घटा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? कैश घट रहा है ना, तभी तो क्रेडिट कर रहे हैं। उसके बाद और कहाँ पे हुआ था गाड़ी का और पैसे का कहाँ लेन देन हुआ था, तो तीसरे में हुआ था ना, कि इसमें हम लोग सामान बेचे थे तो हमको 15,000 रुपये कैश मिला था, कैश, ठीक है। तो आपने फिर 20 तारीख को क्या हुआ था, आपको कैश मिला था क्योंकि आपने टायर बेचा था, तो कैश मिला, तो कैश बढ़ रहा है मैंने एसेट बढ़ रहा है। एसेट जब भी बढ़ता है तो उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो कितना बढ़ा है एसेट? 15,000, ठीक है। कितने तारीख को? 20 तारीख को 15,000 रुपये आपका कैश बढ़ा, ठीक है। आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, ऊपर ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने लिख देंगे यहाँ पे 20 मार्च को हमारा जो है कैश बढ़ता है तो उधर डेबिट साइड लिखते हैं, एसेट बढ़ रहा है, कितना बढ़ा? 15,000। क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने टायर बेचा, तो 2 लिख देंगे टायर, याद रखिएगा। डेबिट साइड के लिए 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड के लिए बाय लिखते हैं, ठीक है। 2 टायर अकाउंट ये। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दोनों साइड जो भी ज़्यादा नंबर है वो दोनों साइड लिख लेते हैं। तो देखिए डेबिट साइड हमारा कितना है? 15,000, और क्रेडिट साइड कितना है हमारा? 5,200। तो हम लोग दोनों साइड लिख लेंगे 15,000, डेबिट साइड की तरफ भी लिख लेंगे और क्रेडिट साइड की भी तरफ लिख देंगे कितना? 15,000, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ तो 15,000 आ जा रहा है, ठीक है। क्या यहाँ पे 15,000 आ रहा है? नहीं, यहाँ पे कुछ पैसा हमको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 5,200 और 15,000 जोड़ के आएगा 15,000। बात समझ में आए? तो सबसे पहले क्या करें, दोनों साइड जो बराबर है, दोनों साइड जो ज़्यादा है वो उसको आप दोनों साइड में लिख दो। दोनों में से जो साइड सबसे ज़्यादा है, बड़ा है, उसको आप दोनों साइड लिख दो। अब उसके बाद जो तो 15,000 आ रहा है वो तो ठीक है, दूसरी तरफ हमको लाना पड़ेगा 15,000। तो फिर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15,000 में से जो ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो आ जाएगा। तो 15,000 में से 5,200 अगर घटाओगे आप तो आएगा आपका 9,800 आ रहा है, ठीक है। तो 9,800 रुपया। अब देखिए इसमें क्या है कि डेबिट साइड कितना था? 15,000, और क्रेडिट कितना था? 5,200, ठीक है। तो डेबिट साइड कितना था? 15,000, और क्रेडिट साइड कितना था दोस्तों? 5,200। मतलब कि डेबिट जो था वो ज़्यादा था क्रेडिट से, तब हम लोगों को जो बैलेंस मिला, ये 9,800 रुपये जो मिला, उसको हम लोग बोलेंगे डेबिट बैलेंस, ठीक है। टर्म है कि जब भी डेबिट और क्रेडिट से बड़ा होता है तो जो बैलेंस हमें बचता है उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और डेबिट बैलेंस को किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड, जैसा हम लोग देखिए लिखे हैं। इसमें इस केस में क्या है कि डेबिट जो है 15,000 रुपया 5,200 से बड़ा है, ठीक है। तो जो भी बैलेंस बचा इस बैलेंस को हम लोग क्या बोल देंगे दोस्तों? डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस को किधर लिख दिए हैं? देखिए क्रेडिट साइड। बात समझ में आया? उसी तरह किसी केस में अगर क्रेडिट बड़ा होगा डेबिट से, अभी आएगा कहीं पे, तब बोलेंगे उसको क्रेडिट बैलेंस। उल्टा हो जाएगा इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस, और उसको हम लोग लिख देंगे डेबिट साइड, ठीक है। तो हम लोग देखें कि हम लोग किस तरह से कैश अकाउंट बनाए हैं। कैश अकाउंट का क्या बनाए हैं? लेजर, ठीक है। अब हमारे पास और क्या अकाउंट था दोस्तों? और अकाउंट था आपका कार का अकाउंट। तो देखिए कार का ट्रांजेक्शन कहाँ पे किए? गाड़ी खरीदे आपने, कितने का? 5,000 का पैसा देके, और कहीं कार खरीदे हैं? नहीं। तो कार का अकाउंट आपको बनाना है, फिर वही लिखेंगे। कार का अगर लेजर बना रहे हैं तो डेट, पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, ये डेबिट हो गया। क्रेडिट साइड का लिखेंगे डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, ठीक है।
तो आपको क्या बता रहे हैं, गाड़ी आपको आपको मिला, गाड़ी आपको मिला, गाड़ी आपने प्राप्त किया, खरीदा। तो गाड़ी खरीदे तो मतलब आपका एसेट बढ़ा। गाड़ी क्या है आपके लिए, परिसंपत्ति। परिसंपत्ति बढ़ा, परिसंपत्ति बढ़ता है तो क्या होता है, किधर लिखते हैं उसको, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड ये है। तो डेबिट साइड कितने का गाड़ी खरीदा था आपने, 5,000 का। कैसे देके खरीदा था, पैसे कैश देके, तो हम लोग लिख देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, कार का अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग 5,000 रुपये लिखेंगे डेबिट साइड, क्योंकि कार मेरा बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। तो लिख देंगे टू कैश अकाउंट, कैश के कारण, तो 5,000 रुपये। अब देखिए क्रेडिट साइड में कुछ है आपका, नहीं। डेबिट साइड में कितना है, 5,000। तो मैंने क्या बताया, दोनों साइड में जो अधिक है, कौन सा अधिक है, 5,000, तो उसको आप दोनों साइड लिख लो। लिख लिए, तो इधर तो 5,000 रुपये आ जा रहा है, इधर आपका आ रहा है नहीं, इधर आपका 0 रुपया था, उसको हमको 5,000 लाना है, तो उसमें हमको 5,000 जोड़ना पड़ेगा। तो जब भी डेबिट बढ़ा हो क्रेडिट से तो उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और एक्स्ट्रा पैसा हमको जोड़ना पड़ता है किधर, क्रेडिट की तरफ, तभी ना, क्रेडिट कम है तो क्रेडिट की तरफ जोड़ेंगे, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा कार का अकाउंट बन गया। तो हम लोग 2 अकाउंट बना चुके हैं, कार का लेजर बना लिए और कैश का बना लिए। ठीक है, अब उसमें एक और चीज़ था, किस चीज़ का था, टायर का। ठीक है, टायर का अकाउंट था, तो टायर का अकाउंट बनाएंगे हम लोग, और भी बुक्स का भी अकाउंट बनाएंगे। तो आगे बुक्स का अकाउंट देखते हैं। तो बुक्स क्या था कि 200 रुपये का आपने बुक्स खरीदा, किताब खरीदा। ठीक है, तो किताब आपके पास आया, तो किताब क्या है आपके लिए, परिसंपत्ति। परिसंपत्ति बढ़ रहा है तो किधर लिखोगे, डेबिट में। ठीक है, तो उसी तरह फिर से बुक्स का बनाएंगे लेजर। तो डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, ये लेफ्ट साइड, और राइट साइड में फिर वही डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट, इसको बोलते हैं डेबिट, और इधर को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो आपने जब बुक्स खरीदा तो आपके पास किताब आया, मतलब आपकी परिसंपत्ति बढ़ी, और पैसे के बदले में बढ़ी, पैसा आपका कम हुआ, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट 200 रुपया। ठीक है, कि अब तारीख यहाँ पे लिख दो। अब फिर देखिए इधर कुछ ट्रांजेक्शन हुआ क्रेडिट में, नहीं, तो 0 रुपया हुआ, तो दोनों तरफ कौन जाता है, 200, तो 200 दोनों तरफ आप लिख दो। ठीक है, और इसको हमको 200 लाना पड़ेगा, तो 200 रुपया इधर हमको लिखना पड़ेगा क्रेडिट तरफ। तो जब भी डेबिट पड़ा हो क्रेडिट से तो उसको हम लोग डेबिट बैलेंस बोलते हैं। ये 200 रुपये आपका डेबिट बैलेंस है, और उसको लिखें किधर है, क्रेडिट में। तो हम लोग का 3 अकाउंट बन चुका है। हम लोग का बुक्स का अकाउंट बन गया, हम लोग का कार का अकाउंट बन गया दोस्तों, हम लोग का कैश का अकाउंट बन गया। अब हम लोग बनाएंगे टायर का अकाउंट। तो टायर के अकाउंट में क्या था कि हम लोगों ने टायर बेचा है, कितने का, 15,000 का हमको कैश मिला। यहाँ पर हम लोग लिखे थे कि टायर बेचे तो 15,000 रुपये मिला, तो 15,000 रुपये मेरा क्या होगा, एसेट बढ़ा है, और पैसा मेरा कम हुआ है, यही बोल रहे हैं ना। जब आप टायर बेचे हैं तो टायर आपका बढ़ा है कि घटा है, ये बताइए। टायर आप दूसरे को बेच दिए तो टायर आपका घट गया, तो टायर आपका घट गया मतलब एसेट घट रहा है। एसेट घट रहा है तो मतलब किधर लिखोगे आप, क्रेडिट साइड। और आपने एक टायर बेचा है तो सामने से क्या मिला, पैसा, तो पैसा आपका बढ़ा है, तो पैसा बढ़ता है तो किधर लिखते हैं, एसेट बढ़ता है मतलब डेबिट। तो पैसा को डेबिट करोगे और टायर को क्रेडिट करोगे। तो जब टायर का अकाउंट बनाएंगे तो टायर क्या हो रहा है, घट रहा है, और जब भी एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं, हमने बताया था कल। तो यहाँ पे देखिए अगर टायर का अकाउंट बनाएंगे तो फिर वही करेंगे, डेबिट साइड क्या लिखेंगे, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। और फिर क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। तो टायर क्या हो रहा है, आप सामने को बेच रहे हो तो टायर आपके पास से घट रहा है, टायर घट रहा है मतलब एसेट घट रहा है, एसेट घट रहा है मतलब हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो 21 तारीख को डेट लिख दिया, और कैश के कारण घट रहा है तो बाय कैश अकाउंट। हमने बताया था क्रेडिट में बाय लिखते हैं और डेबिट में 2 लिखते हैं। तो कितने का, 15,000 का। अब इधर कुछ है दोस्तों, नहीं, 0 है। इधर कितना है, 15। तो हम लोग दोनों साइड क्या लिख लेंगे, 15-15। इधर तो 15 आ जा रहा है, इधर नहीं आ रहा है, तो इधर हमको 15 लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि डेबिट कितना है, 0, और क्रेडिट कितना है, 15। तो क्रेडिट जो है हमेशा डेबिट से, क्रेडिट जो है इस केस में डेबिट से बड़ा है, 15 बड़ा है ना 0 से, 15,000 0 से बड़ा है। तो जो बैलेंस आया बच गया उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस, और उसको लिखे कहाँ है दोस्तों, डेबिट साइड। तो इसी तरह से हम लोग दोस्तों क्या बनाते हैं, लेजर। सबसे पहले आप देख लो कि जनरल में कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है और कितने टाइप के अकाउंट है, कैश का अकाउंट है कि गुड्स का अकाउंट है कि बुक्स का अकाउंट है, कौन कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर का क्या है। और फिर ये देखिए कि फर्नीचर का अकाउंट जो जिस दिन को हम लोग लिख रहे हैं उस दिन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो किसके कारण हो रहा है तो उस साइड आप लिख दो। उसके बाद अब जो ज़्यादा अमाउंट है उसको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड लिख दो, और फिर बैलेंस कर दो कि क्रेडिट है बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है। समझ में आ गया, सिंपल है, एकदम सिंपल है अकाउंटिंग, आपको टेंशन की बात नहीं है। बस आप रिवीजन बार बार करोगे, देखोगे अपने आप आपको क्लियर होते जाएगा। बस दिमाग में फिट कर लो, EPF बहुत आसान है निकालना, और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं खुद ही सिलेक्टेड हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि यार मैं जिसके गाइडेंस में पढ़ रहा हूँ वो एक सिलेक्टेड ऑफिसर है। ठीक है,
चलिए, तो हम लोग देखो जर्नल हम लोग बना दिए, जर्नल में लिख लिए हम लोग ट्रांजेक्शन, फिर हम लोगों ने लेजर बनाया और लेजर के बाद बनाते हैं दोस्तों ट्रायल बैलेंस। ये बहुत आसान है बनाना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ट्रायल बैलेंस जो है हम लोग बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस आप किसी भी दिन बना सकते हो ऑन एनी डेट। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का क्या है स्ट्रक्चर है, एक सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर पार्टिकुलर लिखते हैं मतलब कौन सा अकाउंट का नाम है वो, फिर लेजर फोलियो लिखते हैं, लेजर फोलियो मतलब लेजर में वो कौन से पेज नंबर में मेंशन था, ये वाला कैश का अकाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। फिर डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। तो देखिए कैश अकाउंट कौन कौन सा अकाउंट आपके पास हुआ, कैश अकाउंट हुआ, कार का अकाउंट हुआ, बुक्स का अकाउंट हुआ, टायर का अकाउंट, 4 अकाउंट हुआ। चारों अकाउंट का सीरियल नंबर से नाम लिख दो। ठीक, अब देखो कैश अकाउंट जो था दोस्तों, उसमें बैलेंस जो आया वो डेबिट आया था बैलेंस कि क्रेडिट आया था। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कैश अकाउंट था, इसमें बैलेंस हमारा क्या आया था दोस्तों 9800 क्या आया था, क्रेडिट 9800 क्या आया था, डेबिट ज़्यादा था ना तो वो डेबिट बैलेंस आया। डेबिट बैलेंस कितना आया था 9800। ठीक है, तो ये किधर लिखे थे आपने, डेबिट बैलेंस को किधर लिखते हो क्रेडिट में। तो जो हम लोग बनाए थे दोस्तों कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में हमने क्या लिख दिया डेबिट बैलेंस 9800। ठीक है, अब कार के लिए कार का अकाउंट, अगला अकाउंट कार का अकाउंट है। ठीक है, तो कार का अकाउंट कहाँ गया देखो ये, तो कार का अकाउंट में क्या हुआ हमारा जो डेबिट था 5000 था, क्रेडिट था 0। तो इस केस में भी एक्सेस बैलेंस कौन सा था, डेबिट अधिक है क्रेडिट से, तो कौन सा बैलेंस बचा, डेबिट बैलेंस कितना था 5000। तो 5000 फिर हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेंगे किसमें ट्रायल बैलेंस में कि कार का अकाउंट 5000 इधर डेबिट में। ठीक है, फिर अगला है बुक्स का अकाउंट। ठीक है, तो देखिए बुक्स का अकाउंट किधर गया, ये देखो इधर गया, तो बुक्स का अकाउंट ये है। तो बुक्स कितने खरीदे थे 200 रुपये का, डेबिट हुआ, कैश बढ़ा था, मैं बुक्स मेरा बढ़ा था। ठीक है, तो हमला जो तो डेबिट अधिक है क्रेडिट से, क्रेडिट 0 था, तो जो बैलेंस बचा उसको डेबिट बैलेंस बोलते थे, तो उसको भी कहाँ लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में भी जो बुक्स बनाए उसको कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड 200 रुपये। फिर लास्ट अकाउंट क्या था टायर का अकाउंट, तो टायर आपने बेचा था, टायर बेचा था तो टायर आपका क्या हुआ था घटा था। ठीक है ना, टायर आपका क्या हुआ था घटा था, ये टायर का अकाउंट है। तो टायर जब भी आपका घटा था तो उसको आप किधर लिखे थे, आपका एसेट बढ़ा था घटा था, एसेट घटा था ना, टायर घटा था मैंने एसेट घटा था, तो आप उसको किधर लिखे थे क्रेडिट में, और डेबिट कितना था 0। तो दोनों साइड आप इक्वल करोगे तो 15000 आपको डेबिट की तरफ जोड़ना पड़ेगा। तो जो बैलेंस आएगा उसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं दोस्तों क्रेडिट बैलेंस। जब भी क्रेडिट अधिक होगा डेबिट से तो उसको क्रेडिट बैलेंस। तो टायर वाले में आप किधर लिखोगे क्रेडिट की तरफ लिखोगे। तो टायर अकाउंट में आपने किधर लिख दिया क्रेडिट में 15000। आप क्या करते हैं दोनों को डेबिट के में जो लिखे उसको जोड़िए। तो 9800 और 5000 और 200 जोड़ेंगे तो 9800 में 200 जोड़ेंगे तो 10000 होगा, 10000 और 5 15000। 15000 आपका डेबिट आया और क्रेडिट में आपका कितना आया 15000। तो ट्रायल बैलेंस का ये फीचर है दोस्तों कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होता है। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जोड़ने घटाने में या फिर एंट्री करने में लिखने में गलत कर रहे हो। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या होगा दोस्तों इक्वल होगा, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश आपसे मिस्टेक हो जाएगा तो आपको इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था कि क्या ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल होता है डेबिट और क्रेडिट में। डेबिट और क्रेडिट क्या ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल होता है, नहीं। अगर आप गलती कर दोगे तो कहाँ से इक्वल आएगा, है ना। फिर हमको उसको क्या करते हैं अलग से हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं, फिर बनाते हैं लेजर और फिर बनाते हैं दोस्तों ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे दोस्तों उसमें हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो दोस्तों वो आपको याद करने का चीज़ है स्टैंडर्ड्स। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं बताइए। तो उसको हम लोग बोलते हैं लेखांकन का मानक। ठीक है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये आपका हिंदी का लेखांकन का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पीडीएफ है। ठीक है, तो जो इंग्लिश में है उसी का हिंदी में इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए पहले वाला पीडीएफ जो इंग्लिश वाला है वो देखिए। तो अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड्स मतलब जब आप अकाउंटिंग करोगे दोस्तों तो किसी चीज़ को मान के करोगे। जैसे आप अगर मुझे फिट पता करना है कि कौन सा आदमी जो है पुलिस के लिए है सक्षम है, तो उसके लिए हाइट का पैरामीटर है भाई इतना हाइट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का बॉडी होना चाहिए, आँख का पावर ये होना चाहिए। उसी तरह जब आप अकाउंटिंग करोगे तो कुछ स्टैंडर्ड्स होगा ना कि जिसके आधार पे आप अकाउंटिंग करोगे। नहीं तो सब कंपनी अपना अलग अलग हिसाब से करेगा।
तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, है ना, नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे। उसी लिए इस आवश्यकता को जानने के लिए जो हमारा ICAI है दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड बनाया और बोला कि भाई तुम जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाओ कंपनी के लिए, ठीक है। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे IFRS है, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसको डेवलप किया कौन, IASB, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तो ये पूरे विश्व के लिए अलग अलग जो कंपनियां हैं उसके लिए किया था। उसी को गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने बनाया क्या, भारत का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें आपको जो जानना है दोस्तों, वो आपको जानना है ये, ठीक है। ये जो आपका नंबर है, बस आप इसको 2-3-4 बार देख के याद कर लीजिएगा कि बोल देगा IAS, इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या जिसको ये है जो है IFRS का है, वर्ल्ड लेवल पे जो सबका रिकॉग्निजेबल है। और जो इंडिया ने अपने हिसाब से बनाया है वो है IND-AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, ये बोलिएगा कि जो IAS है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसका 2 क्या है, तो है भाई इन्वेंट्री, और सेम चीज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में ही मेंशन है। फिर बोल देगा आपको, मान लीजिए जो जो इसमें इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है जानने के लिए वो आपको देखिएगा, इन्वेंट्री जानिएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में है, 1 में है, इन्वेंट्री 2 में है, कैश फ्लो 3 में है, ठीक है। ये आपका अकाउंटिंग पॉलिसी, ये सब 8 में है। बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका 10 में है। उसके बाद आप ये देख लीजिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये 16, रेवेन्यू आप याद कर लीजिएगा 18 में, 17 में लीज, ठीक है, इतना हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट आप छोड़ सकते हैं। फिर अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स, ये सब अपनी याद करने की जरूरत नहीं है। उसका द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट इंपॉर्टेंट नहीं है। बोरोइंग कॉस्ट देख लीजिएगा एक बार। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर छोड़ सकते हैं। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टेड बाय रिटायरमेंट बेनिफिट मत याद कीजिए। कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट छोड़ दीजिए, अकाउंटिंग ये सब छोड़ दीजिए। जॉइंट वेंचर ये इंपॉर्टेंट है, 31 है। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन ये सब इंपॉर्टेंट है। अर्निंग पर शेयर छोड़ सकते हैं। एंट्री फाइनेंशियल छोड़ सकते हैं। इम्पेयरमेंट एसेट छोड़ सकते हैं। प्रोविजंस कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट ये आप देख लीजिएगा 37। फिर इनटेंजिबल एसेट देख लीजिएगा। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार उतार लीजिएगा नज़र में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी छोड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर देख लीजिएगा 41, ठीक है। तो इस तरह से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इंडिया के लिए ज़रूरत है। इसमें कुछ पढ़ाने का नहीं है, बस आप फुल फॉर्म कुछ कुछ का याद रख लीजिएगा और कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज़ से डील करता है वो आपको याद रखना है। यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दोस्तों आपको पढ़ना था, ठीक है, और कुछ जानने का ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? तो आज हम लोगों ने पढ़ा जर्नल के बारे में, ओवरव्यू आपको कल दे दिया था। फिर हमने लेजर पढ़ा, लेजर में किस तरह एंट्री होता है मैंने डिटेल में बताया, और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो बता दिया, ठीक है। और हम लोगों ने आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ लिया दोस्तों, लेखांकन का मानक, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, PDF जो है ना अकाउंटिंग का मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको मंडे टू ट्यूसडे जो आ रहा है, मंडे ट्यूसडे उस तारीख तक आपको अकाउंटिंग का लेक्चर का PDF जितना हुआ है अभी तक आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। 0IAS के चैनल पे जो है आपका अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है EPFO का, तो आप ज़रूर देखिए। कल आपका जो दोस्तों 1 से 1.5 घंटे का आपके लिए इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ पे एक लेक्चर आएगा, ठीक है, जिसमें कुछ टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पूरा तैयारी जो EPFO का जो तैयारी है दोस्तों, अभी एग्ज़ाम होने में तकरीबन 3 to 4 मंथ्स हमारे पास भी बहुत दिन टाइम है, 100 दिन से ऊपर। धीरे धीरे करके आप जो जो पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते रहिए। जब एग्ज़ाम होने में 45 से 50 दिन होगा दोस्तों, मतलब अभी हमारे पास कितना दिन टाइम है, 60 दिन है, जिसमें हम लोग को सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। फिर नेक्स्ट जो 50 दिन होगा, इसमें हम लोग दम भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। आप विश्वास लेके इस कोर्स के साथ बने रहें, आपको पूरा 100% तैयारी करवाया जाएगा, आप टेंशन इसका मत लीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे थे 0IAS का चैनल राहुल बनवाल के साथ। ये कोर्स जो है दोस्तों
1 तारीख को ही शुरू हो चुका है, 1 मार्च से ही प्लेलिस्ट बन गया, तब ज़रूर देखें। इसमें आपको अकाउंटिंग भी पढ़ाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, ये जब दोनों खत्म हो जाएगा फिर ऑडिटिंग पढ़ाएंगे और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे और इंग्लिश और मैथ्स। कल आपका मैथ्स का एक लंबा सा लेक्चर आएगा, तो आप ज़रूर देखिए, ठीक है, जो आपको समझने में मदद करेगा। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस पेपर DPP भी आ रहा है दोस्तों, तो उसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। उसमें GS का जो पोर्शन आप फंसते हैं तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपका सिविल सर्विस प्रीलिम्स का है और जो EPF हो, दोनों के लिए वो उपयोगी है, ठीक है। कल आपके लिए कल अकाउंटिंग का लेक्चर नहीं आएगा, उसके जगह आप इंडस्ट्रियल रिलेशन का लेक्चर और मैथ्स का लेक्चर आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल, आप मेहनत करते रहिए, भगवान आपका सारे सपने को पूरा करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।